नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्की कॉन्सेप्ट पर स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद हम ये सीरीज़ क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो कि आपको पता है 3 विभागों में क्या है, विभक्त हैं। हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। और चूंकि हिंदी व्याकरण आप सबको विदित है कितने विभागों में या कितने भागों में विभक्त है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण 3 विभागों में विभक्त है। कितने विभागों में? 3 विभाग बोलते हैं, या 3 बातों पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 जो आपका है वो वर्ण विचार है। क्या है? वर्ण विचार। ये विभाग मान लो या विचार मान लो, एक ही बात है। दूसरा जो विभाग है आपका शब्द विचार। क्या है मित्रों? शब्द विचार। और तीसरा जो है आपका वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। इन 3 विभागों के ऊपर संपूर्ण हिंदी व्याकरण टिकी हुई है। ठीक है, और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर वर्ण विचार जो है वो नींव का काम करेगा। किसका काम करेगा? नींव। चूंकि आपको पता है नींव क्या होती है। जैसे हम किसी भवन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे भवन का निर्माण करते हैं तो हम क्या नींव लगाते हैं, नींव डालते हैं, और उनको जितना मजबूती प्रदान करनी होती है पूरी कोशिश हम लोग करते हैं, ताकि उसके ऊपर बनने वाला जो भवन है, जो इमारत है, वो क्या हो, मजबूत हो। इसीलिए हम भी क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण को मजबूत करेंगे। हिंदी व्याकरण चूंकि अपना एक भवन है, और हिंदी व्याकरण, इस भवन रूपी व्याकरण को हम क्या करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारा क्या मजबूत होना चाहिए? वर्ण विचार। क्या होना चाहिए? वर्ण विचार। कहने का मतलब ये है कि वर्ण विचार जो है ना, वो हिंदी व्याकरण की क्या है, नींव है बच्चों। क्या है? नींव। नींव मजबूत है तो शब्द विचार क्या होगा, मजबूत होगा। और उसके ऊपर एक माला और बनाएंगे, क्या? वाक्य विचार भी क्या होगा, मजबूत होगा। तो मेरे कहने का जो भाव है वो यही है कि सबसे पहले हम किस विभाग की ओर जा रहे हैं, वर्ण विचार की ओर जा रहे हैं। अपना वर्ण विचार एकदम दमदार होना चाहिए। जैसे ही आपका वर्ण विचार मजबूत होगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे शब्द विचार की ओर। शब्द विचार मजबूत होगा तो वाक्य विचार स्वतः ही क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ण विचार की। ठीक है, तो वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं हम लोग। और वर्ण विचार में आपको ध्यान रखना है, हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम ध्वनियों को पढ़ेंगे, हम वर्णों को पढ़ेंगे, हम अक्षरों को पढ़ेंगे। ठीक है, और वर्णों के अंदर स्वर और व्यंजनों को पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इनकी संख्याओं को लेकर काफ़ी उलझने रहती हैं, काफ़ी सारे डाउट रहते हैं। उन सब का हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे वर्ण विचार की। क्या करेंगे? वर्ण विचार। ठीक है, और वर्ण विचार में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अध्ययन किसका किया जाएगा? अध्ययन वर्णों का किया जाएगा। वर्णों से पहले ध्वनियों का किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? वर्णों से पहले ध्वनियों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्णों के आकार प्रकार का अध्ययन किया जाएगा। वर्णों के आकार प्रकार का अध्ययन किया जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे अक्षरों की ओर। कहाँ बढ़ेंगे? अक्षरों की ओर बढ़ेंगे। फिर वर्णों का क्या करेंगे, संयोजन करेंगे, यानी कि वर्णों को मिलाकर सार्थक शब्दों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। उसके बाद कहाँ बढ़ेंगे हम लोग, जो शब्द बने हैं उन शब्दों में वर्णों का क्या करेंगे, वियोजन करेंगे। क्या करेंगे? वियोजन करेंगे। वियोजन माने विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले आज। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। क्यों? क्योंकि यदि आपका वर्ण विचार मजबूत नहीं है तो आपका शब्द विचार मजबूत होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, और वाक्य विचार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए ध्वनियों को, वर्णों को, वर्णों के आकार प्रकार, ठीक है, और अक्षरों के ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या है ये चीज़ें? ठीक है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्या स्फुटित हो रही है, क्या निकल रही है? ध्वनि निकल रही है। क्या निकल रही है? ध्वनि। अब कोई इसका लिखित रूप नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ कहीं लिखे हुए थोड़ी मिल रहे हैं आपको, नहीं ना। जैसे मैं कुछ उच्चारण कर रहा हूँ तो मेरे मुख से, मुख अव्यय से, मुख विवर से एक ध्वनि निकलेगी। क्या निकलेगी? ध्वनि। और उसी ध्वनि को हम क्या करेंगे, लिपिबद्ध करेंगे मित्रों। क्या करेंगे? लिपिबद्ध करेंगे। लिपिबद्ध करेंगे। और लिपिबद्ध माने लिखना। क्या होता है बच्चों? लिखना।
जैसे ही ध्वनि का, किसका, ध्वनि का हम क्या करेंगे, लिपिबद्ध करेंगे। इस ध्वनि का लिपिबद्ध करने के बाद जो भी प्राप्त होता है ना, उनको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है। और चूंकि आपको पता है हिंदी व्याकरण के 3 विभाग हैं, और सबसे छोटा विभाग जो होता है बच्चों, वो आपका होता है वर्ण विभाग या फिर वर्ण विचार। तो वर्ण विचार छोटा है, तो हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई। अब हम प्रश्नों की तरफ जाते हैं। ठीक है, कैसे प्रश्न बनेंगे यहाँ पर। तो प्रश्न जो बनेंगे, तो यहाँ पर नंबर 1 बात करता हूँ, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो क्या होती है, वर्णमाला होती हैं। ठीक है, उसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन सवाल बनेगा हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई का नाम। अब देखिए, मैं है ना अभी बोल रहा हूँ, तो ये भी हिंदी व्याकरण या हिंदी भाषा का क्या है, भाग हैं। तो मैं जैसे ही बोल रहा हूँ तो क्या उच्चारित हो रही है, सबसे पहले जो उच्चारण होगा ना, वो ध्वनि का होगा। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, ध्वनि होगा। क्या होगा, ध्वनि। अब आपका सवाल परीक्षा में आ गया ये क्या, कि हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन में यदि ध्वनि है तो आप प्राथमिकता ध्वनि को देंगे। मान लो विकल्प में ध्वनि नहीं है, तब आप जाओगे कहाँ, वर्ण की तरफ जाओगे। ठीक है, समझो मेरी बात को। यदि ध्वनि नहीं है तब क्या होगा, वर्ण। और यदि वर्ण नहीं है तब उत्तर क्या होगा, ध्वनि। और यदि दोनों हैं तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सवालों को क्या करते हैं, हल करते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा है, एक तो 2 प्रश्न बनेंगे इसमें। एक आएगा मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई, एक आएगा लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि हिंदी व्याकरण की या हिंदी भाषा की, ठीक है, सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात कर रहा हूँ। मुख से उच्चारित क्या होगी, वर्ण या ध्वनि, ध्वनि होगी। क्या होगी, ध्वनि। तो मौखिक का उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वनि। और लिखित का क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, इसी ध्वनि को लिपिबद्ध करना, किसी भी ध्वनि को क्या करना, लिपिबद्ध करना, लिखना, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण। तो लिखित के रूप में सबसे छोटी भाषा की जो इकाई होती है मित्रों, वो क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जो भूमिका है आपको अच्छे से क्या समझ में आ रही है। फिर हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ लेते हुए हम उत्तर की तरफ किस प्रकार से जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी ध्वनि और वर्ण में अंतर, ध्वनि और वर्ण में अंतर। अब हम बात करेंगे किसकी, वर्ण की करेंगे बात। किसकी करेंगे, वर्ण। वर्ण एक ऐसी इकाई है, वर्ण एक ऐसी इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। ये एक अखंड इकाई है। क्या है मित्रों, अखंड इकाई है। इसका तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, यानी कि इसको टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। उन्हें क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो वर्ण जो होते हैं वो आपको पता है वो अखंडित इकाई है। क्या है, अखंडित इकाई है। और क्या है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, तो अटूट इकाई है। कैसी है, अटूट इकाई है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वर्णों का हम खंड नहीं कर सकते, इसको टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। बात आई समझ में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्णों की संख्या को लेकर क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न आ गया, मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण जो होते हैं ना वो कितने होते हैं। अब आपको पता है जो मूल वर्ण है तो मूल स्वर और मूल व्यंजनों की बात हो रही है, मूल स्वर और मूल व्यंजनों की बात हो रही है बच्चों। इसलिए मूल वर्ण जो होते हैं वो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मूल स्वरों की बात हो रही है, मूल व्यंजनों की बात हो रही है। ठीक है, मूल व्यंजनों की बात हो रही है। अब मूल व्यंजन और मूल स्वरों की संख्या, तो मूल स्वर तो कितने होते हैं 11 और मूल व्यंजन कितने होते हैं 33। ठीक है, और 11 और 33 जो हैं वो कितने हो जाते हैं 44। कितने हो जाते हैं 44। ये मूल है। ठीक है, मूल 44 ऑप्शन में नहीं मिले तो हम 46 की तरफ जाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें शामिल कर दिया जाता है। तो 44 रहेगा, 44 नहीं है तो 46 की तरफ जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न,
अब दूसरा प्रश्न ये संख्या को लेकर है कि कुल वर्ण देखो मूल वर्ण और कुल वर्ण। कुल वर्ण के साथ हमें ध्यान रखना है मानक वर्ण। मानक तभी होगा जब उसका प्रयोग क्या होगा, देवनागरी में। तो देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्ण। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर क्या है मित्रों, एक ही है, जो कि क्या है 52। क्या है 52। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जो है 52 है। कुल वर्ण आ जाए तो 52, मानक वर्ण आ जाए तो 52, देवनागरी लिपि आपको दिख नहीं रहा है ना सर, दिख रहा है, ठीक है। देवनागरी लिपि के अंदर जो कुल वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं और हमें किस तरीके से डील करना है वो आपको आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे वर्णों के आकार प्रकार। ठीक है, जैसे वर्ण जो है ना परिभाषा के रूप में हमने देख लिया, ऐसी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते। और अब बात करेंगे वर्ण के प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है, प्रकार या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, भेद बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, वर्ण के प्रकार 1 और 2 कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। आपको सर्वविदित, पहला है आपका स्वर और दूसरा क्या हो जाएगा, व्यंजन। यहीं पर बात करेंगे हम, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। स्वर किसे कहते हैं, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने पर अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्यारे बच्चों, स्वर की परिभाषा बोल रहा हूँ। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने पर अन्य किसी भी प्रकार की ध्वनि की क्या नहीं पड़ती है, जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वर एक प्रकार, किस प्रकार की है, स्वर एक प्रकार की स्वतंत्र ध्वनि है। स्वर एक प्रकार की स्वतंत्र ध्वनि है। लेकिन अब हम बात करेंगे व्यंजनों की। किसकी, व्यंजनों की। व्यंजन जो होते हैं ना वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। वे ध्वनियाँ, परिभाषा बोल रहा हूँ, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन ध्वनियों को व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। उन वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो मैं एक बार कह सकता हूँ ना कि व्यंजन ध्वनियाँ क्या होती हैं, परतंत्र होती हैं, किसी के अधीन होती हैं। परतंत्र माने किसी के अधीन होती हैं। किसके अधीन होती हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, स्वरों के अधीन होती हैं। किसके अधीन होती है, स्वरों के अधीन होती हैं। यदि मान लो हमें किसी व्यंजन का क्या करना है, उच्चारण करना है, उच्चारण करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, क, इसका उच्चारण कभी नहीं होगा, इसका उच्चारण कभी नहीं होगा, क्योंकि ये विशुद्ध या शुद्ध व्यंजन के रूप में लिखा हुआ है। वे वर्ण जो हल के रूप में होते हैं, यानी कि उनके नीचे हल लगा हुआ होता है, वे शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। वे शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। आई बात समझ में। तो फिर इसका उच्चारण करने के लिए हम क्या करेंगे, स्वर को मिलाएंगे। क्या करेंगे, स्वर को मिलाएंगे। इसमें मैं कौन सा स्वर जोड़ दूं, अस्वर जोड़ दूं, तो ये जो बनेगा ना वो आपका क्या बनेगा, इस प्रकार से क का हम क्या कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। ये जो क ख ये बिना हल के हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि कोई स्वर नहीं है, उनमें अस्वर मिला हुआ होता है। इसीलिए अस्वर का एक ही काम है, शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन जो भी होते हैं ना उनका उच्चारण करने के लिए हमें अस्वर की क्या होती है, आवश्यकता होती है मूल रूप में। ठीक है, फिर तो बारकड़ी के रूप में अन्य स्वर प्रयोग करेंगे, लेकिन मूल रूप में जो क का उच्चारण करेंगे ना उसमें अ सम्मिलित है। और अ एक प्रकार का क्या है, स्वर। बिना स्वरों के कौन उच्चारित नहीं होते हैं बच्चों, व्यंजन नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे।